हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोग सीखने वाले हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याओं के साथ प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, जो बेसिक चीजें हैं पहले पूर्ण, प्राकृतिक तथा परिमेय अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बेसिक्स पे आए और इसको देखें, जो चैप्टर की डिमांड है पूर्ण, प्राकृतिक, परिमेय, अपरिमेय और पूर्णांक, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो थोड़ा सा बेसिक जल्दी से समझ लेते हैं और उसके बाद इन क्वेश्चंस को, टाइप्स को सीखेंगे और इसमें भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जैसे अगर बात करें कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर कहते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए और इधर अनंत तक, इनफाइनाइट तक, जिनकी लास्ट कोई लिमिट नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग की लिमिट है कि प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। और प्राकृतिक संख्याएं हमेशा गणना करने के लिए, काउंटिंग नंबर्स कहे जाते हैं, गणना करने के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे किसी चीज को गिनती में करना है कि कोई चीज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो कम से कम किसी भी चीज को गिनने के लिए हमें 1 की जरूरत तो होगी। इसलिए 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या। जैसे हमें कहना है कि कोई चीज, कुछ बॉल्स है, कुछ गेंदे हैं, तो हमें ये जरूर बोलना पड़ेगा कि 1 गेंद, कम से कम 1 से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज की काउंटिंग करने के लिए कम से कम 1 से स्टार्ट करेंगे। 0 तो बोलेंगे नहीं कि कोई चीज वो 0 बॉल है, 0 गेंद है या 0 कोई वस्तु है, ऐसा नहीं बोला जा सकता। बोला हमेशा जाएगा 1 से स्टार्ट किया जाएगा। तो नेचुरल नंबर, क्योंकि इनको काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, यानी गणना करने वाली संख्या, इसलिए ये 1 से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, तो वो 1 होगी। ये सब बेसिक बातें हैं जो कि आप सबको पता भी होती है, लेकिन फिर भी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो क्या है? संख्या 1 है। तो ये बातें आपको विशेष रूप से पहले से मालूम भी होती हैं, तो आपको ये चीज मालूम है। अगला हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या जिसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं W से रिप्रेजेंट करेंगे और जिसको होल नंबर्स बोलते हैं, पूर्ण संख्याओं को। आप देखिए, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर से पूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती है जो कि 0 से स्टार्ट होगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, और ये भी लास्ट में अनंत तक। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम यहां से यहां तक फोकस करें तो ये वही वाली श्रृंखला है जो प्राकृतिक संख्याओं की थी। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट थी, बस इसमें 0 और बढ़ गया। यानी कि जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में एक और सदस्य बढ़ जाता है, 0 शून्य बढ़ा देते हैं, तो वो संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या हो जाता है। यानी पूर्ण संख्याएं सदैव 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्याओं के बारे में क्या होगा? हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। इससे छोटी कोई पूर्ण संख्या नहीं होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो इसको हम कहेंगे 0, यानी कि 0। तो इस तरीके से आप इन बेसिक्स को ध्यान रखेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं को 1 से स्टार्ट किया जाता है, 1 से अनंत तक के समूह को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और इनको गणना करने के लिए, गिनती के लिए प्रयोग किया जाता है। पूर्ण संख्याएं जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 सम्मिलित हो जाता है तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब चीजें अनंत तक ये थी क्या? आपकी प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या थी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए, ये भी अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं। लास्ट लिमिट में आखिरी पूर्ण संख्या, आखिरी पूर्ण संख्या या फिर आखिरी प्राकृतिक संख्या आप नहीं बता सकते, स्टार्टिंग की आप बता सकते हैं, तो सबसे छोटी इसीलिए आपको बताई जाती है। अब आप देखिए, अगर एक स्टेटमेंट बोला जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक हैं, तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है, तो बिल्कुल सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण है, क्योंकि ये सभी प्राकृतिक संख्याएं इसमें सम्मिलित हैं, दिखाई पड़ रही है। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 0 एक ऐसी पूर्ण संख्या इसमें एक्स्ट्रा है जो कि प्राकृतिक नहीं। तो आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिए जो कि आपसे पूछा जा सकता है इस पर बात, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, यानी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि हाँ,
सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती। ये बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि देखिए सभी प्राकृतिक तो पूर्ण है क्योंकि पूर्ण संख्याओं में ये सब शामिल है, लेकिन सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं क्योंकि उसमें जीरो एक्स्ट्रा हो जाता है जो कि प्राकृतिक नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखिए, आगे के लिए कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, इससे संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है 1 नंबर में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के बारे में थी। अब हम बात करते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक जिनको इंटीजर्स कहा जाता है, तो पूर्णांक क्या होते हैं? देखिए पूर्णांक सभी ऋणात्मक, जितनी ऋणात्मक संख्याएं आपकी होती हैं, नेगेटिव नंबर्स, सभी ऋणात्मक संख्याएं, शून्य यानी कि 0 और सभी धनात्मक संख्याएं, इन सबको हम पूर्णांक के अंतर्गत मानते हैं। सभी धनात्मक संख्याएं, ये सब पूर्णांक। जैसे आपको पता है कि 0, अब ये +1, +2, +3, +4, इस तरीके से सभी धनात्मक पूर्ण संख्या है। सभी ऋणात्मक संख्या -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से इधर इनफाइनाइट तक, और शून्य, ये सारा समूह सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और शून्य के सम्मिलित रूप को पूर्णांक बोलते हैं या इंटीजर कहते हैं। ये बातें भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक, तो पूर्णांक मतलब पूरा अंक होना चाहिए कंप्लीट, बस दशमलव में या भिन्न में ना हो। ऐसा नहीं है कि 3.1, 7.23 ये सभी पूर्णांक में नहीं आएंगे। पूर्णांक में पूरी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर प्लस की, -1, -2, -3, 4, 5 ऐसे अनंत तक माइनस की, और 0 भी उसमें शामिल होगा। तो ये पूर्णांक होते हैं। इन बातों को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और जानते भी होंगे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद अगर बात किया जाए कि पूर्णांक हो गया, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या हो गई, और फिर आता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, तो इन पर हम बात करेंगे। तो चलिए इसी समय बेसिक्स में पहले देख ही लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इसमें आते हैं। परिमेय संख्या यानी जिनको रैशनल नंबर्स कहा जाता है। रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर ये जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसी सभी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां पर Q 0 ना हो। इसका अर्थ क्या है? देखिए कोई भी संख्या जब P/Q के रूप में होगा, जैसे 3/5 है, तो इसका मतलब ये एक भिन्न के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में लिखी गई सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होगी। ठीक है, जहां पर बस नीचे, यानी इसमें आपको पता है कि किसी भिन्न में ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में। अब आप देखिए इसमें क्यों कहां पर है? हर के स्थान पर। इसका मतलब सीधा सा है कि जो उस परिमेय संख्या का हर हो वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी इस स्थान पर 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई संख्या 1/0 यहाँ है, तो इसका मतलब हो जाता है अनंत या अपरिभाषित। ये चीज मैथमेटिक्स में, गणित में परिभाषित नहीं है, जिसको हम अनंत भी कई बार बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, अपरिभाषित है ये चीज। यानी कि कोई भी संख्या और बटे में शून्य यानी 0, ये चीज कभी भी परिभाषित नहीं होती गणित में, वो अपरिभाषित कहा जाता है या अनंत। जैसे अगर हम कहें कि 327/0 है तो ये अनंत है, इसका मान कोई नहीं निकलेगा। अगर 3/0 है तो ये भी अनंत है, इनफाइनाइट है, इसका भी कोई मान नहीं। इसीलिए कभी भी हर के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बात आप समझ गए कि ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी परिमेय संख्या होती हैं, लेकिन उनके हर में 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि जिनका P/Q अगर लिखा तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। और इसी के साथ अगर आप ये बात ध्यान रखिए, अगर 0 ऊपर हो और नीचे कोई संख्या हो तो ये चीज परिभाषित है, ये परिमेय कहा जाएगा। इसीलिए शून्य को अगर पूछा जाए शून्य कैसी संख्या है, तो शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य हमेशा क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि 0 बटे कोई संख्या होगा तो इसका मान 0 ही आएगा।
यानी शून्य में कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए हमने 0/17 लिखा तो शून्य ही आएगा। शून्य में यहाँ 175 0 बटे कर लिया तो भी शून्य आएगा। शून्य को किसी भी संख्या से भाग दिया जाएगा, नीचे हर के स्थान पर कोई संख्या हो, ऊपर शून्य हो तो उसका मान शून्य आता है। इसका मतलब शून्य बटे संख्या तो 0 आता है, लेकिन संख्या बटे शून्य नीचे अगर शून्य है तो वो अपरिभाषित होता है। ठीक, शून्य एक परिमेय संख्या, ध्यान रखिए, क्योंकि आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या हो कौन कौन सी सकती हैं। सभी धनात्मक संख्याएं, मान लीजिए कि 1 2 3 ये सभी जितनी भी संख्याएं 4 5 ऐसे जो नंबर्स हैं सब परिमेय हैं। ठीक है, सभी ऋणात्मक भी -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे करके सभी ऋणात्मक संख्याएं भी परिमेय है। कोई भी दशमलव मान या इस तरीके का मान है तो वो भी परिमेय है। जैसे मान लीजिए अगर लिखा जाए कि 2/7 परिमेय है, 5/13 परिमेय है, 8/9 परिमेय है, -7/13 परिमेय है, -11/12 परिमेय है। ऐसी कोई भी संख्या जो इस तरीके से लिखी गई है ये सब परिमेय संख्या है। धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो, ठीक है। शून्य भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो ये बात याद रखें कि सभी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बस उसमें क्या होना चाहिए, q उसका 0 नहीं होना चाहिए बस, यानी हर के स्थान पर 0 ना हो, इतना याद रखना है। ठीक, तो ये सभी संख्याएं आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ऐसे ही अगर वर्गमूल में संख्याएं हैं लेकिन वो 4, वर्गमूल में 9, वर्गमूल में 1, इनका सबका मान, ये सब परिमेय है, क्योंकि इनका सबका मान जिनका वर्गमूल निकल जाएगा, जैसे इसका मान तो 1 ही होता है, इसका मान 2 होता है, इसका मान 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का 5 होता है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे वर्गमूल या घनमूल जिनका पूर्ण मान ज्ञात हो जाता है, जो पूर्ण वर्ग संख्या है या पूर्ण घन संख्याएं होंगी, वो सभी किसमें आएंगी, परिमेय में। जैसे घनमूल में अगर 8 का घनमूल कहा जाए तो 2 आ जाएगा, 1 का घनमूल कहा जाए तो 1 आ जाएगा, ये परिमेय है क्योंकि इनके मान निश्चित है। ऐसे अगर घनमूल में 27 का कहा जाए तो 3 आ जाएगा। लेकिन और जो संख्या है, जैसे घनमूल में 26, 25, घनमूल में 5, 3, इस तरीके की संख्याएं परिमेय नहीं, अपरिमेय होंगी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और जितने वर्गमूल पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाते हैं, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आता है, वो सभी संख्याएं, जैसे रूट में 36, रूट में 49, रूट में 64, ये सभी संख्याएं क्या होंगी, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। तो आप परिमेय संख्याएं समझ गए होंगे। अब हमारा फोकस होगा अपरिमेय संख्याओं को समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर्स कहते हैं और अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में इररेशनल नंबर्स कहते हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं किसको कहते हैं। अपरिमेय संख्या यानी इररेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं प्रदर्शित करते, के रूप में नहीं लिख सकते। तो ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो सभी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी, यानी इररेशनल नंबर्स होंगी। जैसे अब उदाहरण की बात करें तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी, जैसे रूट वाली संख्या मान लीजिए जिनका रूट नहीं निकलता, जैसे √2, √3, √5, √4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 का तो वर्गमूल निकल के 2 हो जाएगा, √2, √3, √5, √7, इसी तरीके से √9 नहीं लिया जाएगा, √11, √8, ये सब रूट वाली संख्या है जिनका वर्गमूल मान नहीं निकल सकता, एग्जैक्ट मान नहीं निकल सकता, वो सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से घनमूल में भी अगर हम देखें, घनमूल में मान लीजिए 3 हो गया, घनमूल में 5 हो गया, घनमूल में 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरीके से घनमूल में भी ऐसी संख्या है जिनका पूर्ण मान नहीं ज्ञात हो सकता, जो पूर्ण घन संख्या, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा है कि पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है या जिनको 2 घात 2 करके प्राप्त किया जाता है। पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्याएं अगर होती हैं तो वो परिमेय में आती हैं। पूर्ण घन संख्याएं परिमेय कहलाती हैं, वो तो परिमेय होती हैं, ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया था, होती हैं। लेकिन ये बात तो आप अलग से ध्यान रखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या या पूर्ण घन संख्या तो परिमेय है और बाकी सभी संख्याएं रूट वाली जितनी है वो सब अपरिमेय है। तो ये बात अलग से ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट जो मैंने लिखा इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। अब आती बात की एक संख्या और बहुत ज्यादा पूछी जाती है, जैसे पाई। ये क्या है, तो पाई कैसी संख्या है, पाई एक
अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखिएगा। पाई का मान वैसे तो 22/7 होता है, लेकिन 22/7 इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता, ये लगभग मान होता है जो सुविधा के लिए, कैलकुलेशन के लिए, गणना के लिए लिया जाता है। बल्कि पाई का एग्जैक्ट मान ज्ञात ही नहीं किया जा सका, अपनी तरफ से 22/7 इसका एक लगभग मान लिया जाता है। तो इसीलिए पाई का कोई भी मान, कोई भी कंप्यूटर, कितना भी बड़ा कंप्यूटर इसका मान ज्ञात नहीं कर सका। यानी कि पाई के मान को जब ज्ञात ही नहीं किया जा सका, तो इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, निश्चित नहीं है। ठीक है, तो 22/7 तो इसका एक लगभग मान है जिसको हम अपनी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही कोई भी संख्या, जैसे कोई ऋणात्मक संख्या है उसको नेगेटिव होगी तो नेगेटिव ऋणात्मक संख्या होती नहीं, वो तो बल्कि नेगेटिव ऋणात्मक संख्याओं का कॉन्सेप्ट तो वास्तविक और अवास्तविक में चला जाएगा। तो अभी तक ये आपने देखा। तो अब आप एक चीज और देखिए कि अब ये संख्या है, क्योंकि ऐसे वर्गमूल जो पूरे जिनके वर्गमूल ज्ञात नहीं हो सकते वो सभी अपरिमेय हैं, जिनके घनमूल नहीं ज्ञात हो सकते वो सभी अपरिमेय, तो इनसे बनी संख्याएं भी अपरिमेय होंगी। जैसे हम √2 में 5 जोड़ दें या √2 में कुछ भी 5 या कोई संख्या घटा दें, तो ये जो संख्या बन रही जोड़ करके, घटा करके, या √2 के साथ कुछ गुणा कर दे, जैसे 7√2 ये बना, या फिर 8√2 या 8√3, 5√7, इस तरीके की संख्याएं जो बन रही, जो इन संख्याओं की मदद से बन रही हैं जोड़ के घटा के, तो वो भी संख्याएं अपरिमेय होंगी। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि √3 माइनस √2 क्या होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। अगर कहा जाए √5 प्लस 7, ये कैसी संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो जब इन संख्याओं की सहायता से जोड़ घटा के, गुणा करके अगर कुछ नई संख्या बनाई जाती है, तो वो भी संख्या अपरिमेय कहलाएगी। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है और अच्छे से समझे रहना है। ठीक, तो मुझे आशा है आप इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इनके संयोग से भी बनी संख्याएं सभी अपरिमेय होंगी, और पाई तो एक अपरिमेय संख्या है। तो आपने परिमेय, पूर्ण, पूर्णांक, ये सभी चीजें अच्छे से समझ लिया, प्राकृतिक संख्या समझ लिया, अपरिमेय समझ लिया। आप चलिए इनके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे यहाँ पर है जो क्वेश्चंस है उनके कॉन्सेप्ट समझते हैं। पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, अनुवर्ती, ये सब संख्या क्या होती है। देखिए पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती जिसको प्रेडिसेसर नंबर बोलते हैं, प्रेडिसेसर, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या का मतलब ये होता है कि एक पहले की संख्या। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 235 की पूर्ववर्ती संख्या, तो इससे एक पहले कौन आएगा, 234 आएगा। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, इसमें से एक घटा के, 235 की पूर्ववर्ती करना था तो एक माइनस करेंगे, ठीक, तो आपका मिल जाएगा 234। किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती, जैसे 47 की पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाए तो इसमें एक घटा देंगे तो आएगा 46, तो 47 की पूर्ववर्ती होगी 46। इसी तरीके से अगर नेगेटिव नंबर्स हो, जैसे मान लीजिए -42 की पूर्ववर्ती संख्या, तो कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि पूर्ववर्ती में आपको एक घटाना होता है, तो इसमें एक घटाएंगे। लेकिन आप देखिए पहले से नेगेटिव था, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 43 हो जाएगा। दो ऋणात्मक संख्या जब भी जुड़ती है तो उत्तर ऋणात्मक होता है, माइनस ही होता है। तो इसी तरीके से -277 की पूर्ववर्ती संख्या, तो इसमें -1 करेंगे तो -288, क्योंकि एक्चुअली माइनस ये भी था और माइनस करना भी होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऋणात्मक संख्याओं में ध्यान दीजिएगा, जब जब पूर्ववर्ती ऋणात्मक संख्याओं का ज्ञात करना होगा तो उसमें एक कम तो करेंगे, लेकिन वो चीज वास्तव में जुड़ जाएगी और आंसर माइनस का ही रहेगा। ये बात ध्यान रखिए। जैसे आप माइनस का 3017 की पूर्ववर्ती संख्या, -3017 की पूर्ववर्ती बताना, तो इसमें से हमें क्या करना होगा, -1 करना होगा। रूल तो यही कहता है। तो जब हम -1 करेंगे तो इधर भी माइनस था, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3018 हो जाएगा। लेकिन ऋण का, जब ऋणात्मक संख्याएं दो आपस में जुड़ी जाती है तो माइनस ही रहता है आंसर में। तो आप समझ गए होंगे कि पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होता है। ठीक है, इस तरीके से आप पूर्ववर्ती संख्या बता पाएंगे। अच्छा, अभी एक बात याद रखिए, जैसे एक प्रश्न आता है, एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। ये प्रश्न पूछा भी गया था लास्ट एग्जाम्स में। एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। अब आप बताइए कि एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी। आपको ये मालूम है कि जब बात प्राकृतिक संख्या की आती है तो प्राकृतिक संख्या स्टार्ट ही 1 से होती है। इसके पहले वैसे तो 0, अगर ये प्राकृतिक बात ना होता तब तो 0 हो जाता,
लेकिन क्योंकि यहां वर्ड यूज किया गया एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या एक से छोटी होती ही नहीं, एक से पहले, इसमें से अब हम एक माइनस करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 0 प्राकृतिक नहीं है, एक की प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं। तो इन्होंने तो पूछा है कि एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए, तो आप लिखेंगे कि एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है, क्योंकि आगे लिख लीजिए, क्योंकि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, एक से छोटी तो कोई प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, इस बात को आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है कि उत्तरवर्ती संख्याएं किसको कहते हैं। देखिए अब कई सारे नाम आपके आगे लिखे हैं, उत्तरवर्ती, ठीक, सक्सेसर या सक्सेसिव नंबर। तो देखिए उत्तरवर्ती को ही अनुवर्ती भी कहा जाता है, ये एक ही बात है, अलग अलग बातें नहीं है। उत्तरवर्ती कहिए चाहे अनुवर्ती कहिए या फिर परवर्ती कहिए, ये भी एक ही बात है। मतलब जो उत्तरवर्ती उसी को अनुवर्ती और ये परवर्ती, तीनों एक ही बातें हैं, अलग अलग नहीं। तीनों को ही सक्सेसिव नंबर्स बोलते हैं या सक्सेसर ही बोलते हैं। तो सक्सेसर नंबर्स क्या होते हैं, जब हम +1 करते हैं किसी भी संख्या में, दी गई संख्या में, मतलब हम कोई भी संख्या हमको दिया जाए और उसका उत्तरवर्ती या अनुवर्ती या परवर्ती, इनमें से कुछ भी नाम लिखा गया हो, ज्ञात करना हो, तो उसमें संख्या में +1 कर दिया जाता है तो वो ज्ञात हो जाता है। ठीक, ये बात आप याद रखें, यानी कि अनुवर्ती या उत्तरवर्ती या परवर्ती, इनको ज्ञात करने के लिए संख्या में +1 कर देना है, एक जोड़ देना होता है बस। तो इसका मतलब अब मैं अगर कहूं कि 378 की अनुवर्ती बताइए, 378 की अनुवर्ती संख्या, तो हमारा काम क्या होगा, 378 में +1 कर देंगे, अगली इसके बाद की संख्या 379 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर कहा जाए कि 415 की परवर्ती संख्या बताइए, परवर्ती भी वही है जो ये अनुवर्ती है, तो परवर्ती क्या होगा, 415 में +1 कर देंगे, 416 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस की कोई संख्या हो, जैसे -312 की उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती भी वही चीज है, यानी ये तीनों नाम एक ही है, तीनों नामों का काम एक ही है। 312 की उत्तरवर्ती करना है तो माइनस का 312 पहले ही है, उत्तरवर्ती मतलब उसमें एक जोड़ना है, रूल यही है कि संख्या में एक जोड़िए तो उत्तरवर्ती मिलेगा। तो जोड़ेंगे तो देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 312 में एक घटेगा 311, और बड़ी संख्या क्या कि ऋण चिन्ह है इसलिए ऋण का -311। तो आपने देखा कि 312 का जो उत्तरवर्ती आया वो -311 आया। ऐसे ही माइनस का 571 का की अनुवर्ती कहें या इनमें से कोई भी नाम लिखें, तो -571 में +1 करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस का 570 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में। तो इस तरीके से अनुवर्ती और या परवर्ती या फिर ये सब संख्याएं आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, और इनको बहुत अच्छे से आप लोग जानते भी हैं। ठीक, तो ये आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की परवर्ती संख्या लिखे। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी या फिर बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी संख्या। आपको मालूम है जब जितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है उतनी बार हम सिर्फ 9 लिख देते हैं, क्योंकि इसके बाद अगली संख्या जो होगी वो 10,000 हो जाएगी, और 10,000 में 4 अंक नहीं बल्कि 5 अंक होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या जब भी बतानी होगी तो उतनी बार 9 लिख देंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये आ गई। अब इसका क्या बताना था, इसकी परवर्ती या अनुवर्ती बोले या उत्तरवर्ती बोले एक ही बात है। तो आपको 9,999 की परवर्ती संख्या लिखनी है, परवर्ती कह लीजिए या उत्तरवर्ती कह लीजिए या अनुवर्ती, एक ही बात है। तो इसमें केवल हमारा काम होगा कि +1 कर देना, तो ये हो जाएगा 10,000, ये हो गया आपका। इसी तरीके से अगर कोई भी प्रश्न आता है, जैसे अब मान लीजिए प्रश्न आता है कि 5 अंकों की
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या बताइए। उत्तरवर्ती कह लें या अनुवर्ती कह लें, एक ही बात है। अनुवर्ती संख्या क्या होगी? तो हम क्या लिखेंगे? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो वो होता है 9 बार, पहले तो 5 ही लिखना प्लस 1 करना। तो अब क्योंकि इसके बाद जस्ट एक और जुड़ेगा तो 1 लिख के उसमें, देखिए आपने यहाँ पर 4 अंक थे, 4 बार 9 था, 1 जोड़ा तो ये 5 अंक हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पर 5 अंक हैं, 1 जोड़ेंगे तो इसमें 6 अंक हो जाएंगे, तो 5 0 और 1, ये आपका आंसर हो गया। इसी को जोड़ दिया और ये आंसर आपका हो गया। अगर ये बोलता कि 5 अंकों की सबसे, अब ये नोट कर लीजिए, फिर मैं यहीं पर चेंज कर देता हूँ। ये बात हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी ना लिख करके अब की बार आ जाए सबसे छोटी संख्या। तो आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना आता है, 1 लिख के 4 बार 0, ये सबसे छोटी। जब भी सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है तो 1 लिखिए, बाकी 0 बढ़ा लीजिए। जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप जानते हैं 100 होता है, क्योंकि 99 के बाद 3 अंक पहला यही आता है। इसमें 2 अंक होते हैं, इसमें 3 होते हैं। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 3 अंकों के आप 1 लिखेंगे, 2 0 बढ़ाएंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखेंगे, 3 0 बढ़ाएंगे। 5 अंकों की लिखना 1 लिखेंगे, 4 0 बढ़ाएंगे। इसी तरीके से सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए उतनी ही बार 9 लिख लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो अब जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे पास आ गई और इसकी उत्तरवर्ती मतलब इसमें 1 बढ़ाना, तो इसमें 1 बढ़ाएंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। जोड़ना तो आपको आता ही है, जोड़ दीजिए। 10,000 था, 10,001 हो गया। तो इस तरीके से आपके ये बेसिक क्वेश्चंस कुछ भी किसी भी रूप में पूछे जा सकते हैं। एक एक नंबर के ये क्वेश्चंस आपके सामने आते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली एवं तीसरी संख्या का योगफल 40 है। पहली और तीसरी संख्या का योगफल 40 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान दीजिए। जैसे मैं कहीं से भी स्टार्ट करता हूं, सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 5, 6 और 7, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये 3 क्रमागत संख्या है। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, एक एक बढ़ा करके। तो जैसे मैं यहाँ लेता हूँ 8, 9 और 10, तो ये भी क्रम से संख्याएं आ रही। कुछ भी आप क्यों ना ले लें, तो आप देखिए कहीं से भी स्टार्ट करें, बस अगर वो क्रमागत संख्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है, लगातार आने वाली, तो उसकी विशेषता देखिए कि पहली और तीसरी को आप जब भी जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। ठीक, देखिए 5 और 7 जोड़ेंगे तो 5 प्लस 7 कितना होगा? 12, और 12 का आधा करेंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। इसी तरीके से 8 और 10 को आप जोड़ेंगे तो 8 प्लस 10 कितना होगा? 18, और इसको आधा करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। क्रमागत संख्याओं की विशेषता होती कि पहले और तीसरे का जो योगफल होता है उसका आधा करने से बीच वाली संख्या मिल जाती। तो इन्होंने हमको बोला है 3 क्रमागत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, जिसमें पहली और तीसरी संख्या का योगफल दे दिया 40। तो पहली और तीसरी संख्या अगर क्रमागत संख्या है, पहली संख्या क्रमागत संख्याओं के लिए ये बात है, याद रखिए। क्रमागत मतलब जो क्रम से आती हो लगातार, क्रमागत संख्याओं के लिए ये बात याद रखिए, पहली संख्या और तीसरी संख्या, ये कॉन्सेप्ट है 3 क्रमागत संख्याओं के लिए। 3 क्रमागत संख्याओं के लिए इसको ध्यान रखिएगा। पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या यानी इसका योग, और बटे 2 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? बीच की संख्या, बीच की या मध्य की संख्या मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर हमें पहली और तीसरी संख्या का योगफल पता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 यहां से देखिए, आप ऐसे लिखेंगे पहली एवं तीसरी संख्या का योगफल बराबर 40। आपको दिया है पहली तथा, करने का तरीका ये रहेगा, तीसरी लिखने का तरीका भी कई बार बच्चों को नहीं समझ आता। पहली तथा तीसरी संख्या का योग या योगफल बराबर दिया है 40। तो आप अब निकाल सकते हैं बीच की संख्या। बीच की संख्या का कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया कि जो योगफल है पहली और तीसरी का, इसको आधा कर दीजिए अपनी तरफ से, तो आ गया 20। यानी बीच की संख्या 20 है, तो इसके एक पहले क्या होगा? 19, और इसके एक बाद क्या होगा? 21। इसका मतलब 19, 20, 21 वो 3 संख्याएं होंगी। बीच वाली संख्या 20, देखिए 19, 20, 21 ये 3 संख्याएं।
अब आप चाहे तो आपका आंसर आ गया, तीनों संख्याएं ज्ञात हो गई। अब आप चाहे तो चेक कर लीजिए, 19 और 21 को अगर हम जोड़ते हैं तो 21 तो ये आपका 40 हो जाएगा और 40/2 करके बीच वाली संख्या 20 आ रही, ठीक। और योगफल भी पहली और तीसरी का 40 हो रहा है। तो इस तरीके से कोई भी प्रश्न ऐसा आता है आप बहुत ही आराम से कर लेंगे, ठीक। अब मैं लिखूंगा नहीं, लिखने का तरीका मैंने बता दिया, लेकिन एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं। मान लीजिए पहली और तीसरी संख्या का योगफल 36 है, तो वो संख्या बताइए। पहली और तीसरी संख्या का योग हमने 36 दिया, इसका तुरंत आप आधा करिए, वो हो जाएगा 18, 18 दूना 36। तो इसके पहले की संख्या 17 और इसके बाद की संख्या 19, 17, 18, 19। ये तीनों लगातार संख्याएं आपके सामने आ गई। अब आप देखिए, जोड़ के चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। इसको जोड़ेंगे 19 और 17, तो 19 और 26 10 36 आपको दिख भी रहा है, और ये लगातार संख्या तीनों संख्याएं आपके सामने आ गई, ठीक। तो इस तरीके से बेसिक चीजें आप आराम से कर सकते हैं। क्रमागत संख्याओं के लिए रूल आपको ध्यान रहे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, योगात्मक तथा गुणात्मक तत्समक एवं प्रतिलोम ज्ञात करना। अब सबसे पहली बात आती है यहाँ पर योगात्मक तत्समक, जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं इंग्लिश में। योगात्मक तत्समक या कई बार इसको योज्य तत्समक भी कहा जाता है, कहीं कहीं योज्य तत्समक या योगात्मक। तो हमेशा योगात्मक तत्समक शून्य को कहा जाता है, यानी 0। यानी 0 एक ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पर उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए योगात्मक तत्समक 0 को कहा जाता है, पहली बात। अब दूसरी बात, योगात्मक तत्समक 0 होता है, लेकिन अगर हमें अब ज्ञात करना हो, ये पूछा जाए कि आप योगात्मक प्रतिलोम बताइए, योगात्मक या योज्य प्रतिलोम, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान से सीख लीजिए। अगर आपसे केवल पूछा जाता है योगात्मक तत्समक, तो आप बता देंगे 0। अब हम ज्ञात करना सीखेंगे योगात्मक या फिर योज्य प्रतिलोम, एक ही बात है। ये कैसे निकालते हैं, तो जैसे -3 है, तो इसमें ऐसा क्या जोड़े कि 0 हो जाए, तो +3। तो -3 और +3 ही क्या हो रहा है, मिलकर के 0 कर रहा है, इसलिए -3 का योगात्मक प्रतिलोम +3 है, ठीक। अगर आपसे कहा जाए कि +18 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो -18 हो जाएगा। 3/2 का आपसे कहा जाए योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आप जानते हैं -3/2, क्योंकि +3/2 -3/2 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 3/2 का योगात्मक प्रतिलोम -3/2। इसी तरीके से उल्टा -3/2 का योगात्मक प्रतिलोम कहा जाए तो 3/2। मतलब अगर कहा जाए 7/13 का योगात्मक प्रतिलोम, तो -7/13, -7/13 का योगात्मक प्रतिलोम, तो प्लस का 7/13। सिर्फ चिन्ह बदल जाते हैं, यानी योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए संख्या का सिर्फ चिन्ह बदल दिया जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कितना ध्यान में आपके आ गया होगा, ये चीजें आप समझ रहे होंगे। जैसे कोई भी लिखा है, मान लीजिए 3/7 या 3/17 कुछ भी, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम करना तो बस चिन्ह बदल दीजिए, -3/17 कर दीजिए। ऐसे ही माइनस अगर यहाँ पर लिखा है 21/29, तो आप क्या करेंगे, इसका चिन्ह बदल दीजिए, +21/29। ये दोनों एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम कहलाएंगे, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, यानी योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए हम केवल उन संख्याओं के चिन्ह बदलते हैं। जैसे माइनस में m/2n ऐसा लिखा, इसका आपको योगात्मक प्रतिलोम बता रहा है, तो केवल आप प्लस कर दीजिए, +m/2n। ये चीजें वही रहेंगी हर और अंश की, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जैसे x/y है, इसका योगात्मक प्रतिलोम, तो बस माइनस लगा दीजिए, -x/y। -2p² लिखा है, इसका योगात्मक प्रतिलोम, तो बस इसको प्लस कर दीजिए, 2p²m। और कोई परिवर्तन नहीं, जो है वही रहेगा, बस चिन्हों का फेरबदल, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये होता है योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने का तरीका, आप समझ गए होंगे। अब इसी तरीके से अगला कॉन्सेप्ट आता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना, और इससे पहले एक और बात आती है, प्रतिलोम से पहले आप समझ लीजिए गुणात्मक तत्समक, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणात्मक तत्समक 1 को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए 1 को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। तो अब इस बात को तो याद रखिएगा, गुणात्मक तत्समक जब भी पूछा जाएगा तो एक वर्ड ध्यान रखिए, तत्समक ये आएगा तो आप 1 बोलेंगे।
अब आपको सीखना क्या है, आपको सीखना है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना, ये ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना, वो आपका योगात्मक प्रतिलोम था, एडिटिव इनवर्स। अब गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा कि उसका जब भी आप गुणा करें तो 1 मिले। जैसे आपका 3/2 है तो इसको पलट दीजिए 2/3, ठीक। तभी तो आप इसका देखिए गुणा करेंगे तो ये सब कट के 1 हो जाएगा। इसका मतलब 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2/3 है, जस्ट रिवर्स, अंश और हर में परिवर्तन, ठीक। ऐसे ही 7/5 का गुणात्मक प्रतिलोम तो 5/7। यहाँ पर अंश और हर एक दूसरे को बदलते हैं। अगर 7/5 का गुणात्मक प्रतिलोम तो 5/7, अगर 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो 7/5। उसको जस्ट आपको अपोजिट कर देना है। जैसे 13/17 इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 17/13, बस। इसका पूछे तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस है, -5/11, तो चिन्ह इसमें नहीं बदलते, चिन्ह वही रहेगा -3, बस इसको अंश को हर में और हर को अंश में बदल देना होता है, यानी तब ये -11/5 हो जाएगा। माइनस का 17/23 है तो ये माइनस ही रहेगा, लेकिन 23/17 हो जाएगा पलट के, बस। यानी -17/23 का गुणात्मक प्रतिलोम तो -23/17। गुणात्मक प्रतिलोम में अंश और हर को ऊपर नीचे परिवर्तन करते हैं, चिन्ह वही का वही रखते हैं जो रहता है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक। ये बात आप समझ गए हैं। अब जैसे आपसे कहा जाए -m/p, तो आप क्या करेंगे, ये माइनस ही रहने देंगे, बस p/m कर देंगे, यानी -m/p का गुणात्मक प्रतिलोम -p/m हो गया। कुछ भी इस रूप का लिख दें तो कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको परेशान नहीं होना, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना लिखी जाए तो आप उसको लिख लेंगे। x + y/m है तो आप क्या करेंगे, -x + y, सॉरी यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलेगा, m ऊपर चला गया, m/x + y, हमने ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर दिया, तो इसका आपका गुणात्मक प्रतिलोम ये निकल के आ गया। इसका पूछे गुणात्मक प्रतिलोम तो ये आ जाएगा। तो ये चीजें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे आशा है कि गुणात्मक प्रतिलोम में केवल अंश की जगह हर और हर की जगह अंश कर देते हैं, बस। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। देखिए, कभी भी पूर्णांकों या पूर्ण संख्याओं का निरपेक्ष मान अगर हमें बताना हो, निरपेक्ष मान को एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। तो ये क्या होता है, निरपेक्ष मान होता है हमेशा, इसको दो ऐसी सीधी खड़ी रेखाओं के बीच में लिखा जाता है, दो लाइनों के बीच में, दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के मध्य में लिखा जाता है संख्या। अब मान लीजिए 7 लिखा है तो इसका मान 7 ही होगा। दो लाइनों के बीच में अगर माइनस का 7 लिखा हो तब भी वो धन का ही, प्लस का ही 7 है। ध्यान रखिए, जब भी निरपेक्ष मान लिखा जाता है तो वो उसके मान को ही प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे -13 लिखा है लेकिन इसका निरपेक्ष मान अगर कोई पूछे, अगर कोई कहे कि -13 का निरपेक्ष मान, -13 का निरपेक्ष मान बताइए, तो आपको सीधे उसको +13 कहना है, सिर्फ पॉजिटिव। यानी कि -13 को ऐसे इसको मॉड चिन्ह बोलते हैं, इसको मॉड बोलते हैं इंग्लिश में। -13 मॉड में कोई फर्क नहीं, वो 13 ही है। अगर माइनस का 17 मॉड में है तो कोई फर्क नहीं, वो प्लस का ही 17 है। मॉड में 0 है तो भी वो 0 ही रहेगा। मॉड में अगर 18 है तो भी वो प्लस का ही रहेगा, यानी धनात्मक संख्या है तब भी वो प्लस रहेगा। मॉड में -123 है तो भी वो प्लस का ही 130 रहेगा। ये सब बातें ध्यान रखिए। यानी बस अगर ऋण है तब भी वो धन रहेगा, धन है तब तो वो धनात्मक रहेगा ही, ठीक है। तो बस निरपेक्ष मान इतना होता है, इतना ध्यान रखिए, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कहीं पर ये सॉल्व करने को आ जाए, -5 प्लस यहाँ पर -3, इसका मान क्या होगा। या फिर यहाँ पर मान लीजिए केवल धन का प्लस का ही 3 कर लेते, तो आप क्या करेंगे, इस -5 का मॉड जब ये हटेगा दो लाइनें तब भी ये प्लस ही रहेगा, और बीच में जो चिन्ह ऐसे रहने दीजिए, 3 पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव आएगा, अगर ऋणात्मक है तो भी वो धनात्मक हो जाता है, बस। और धनात्मक को तो ऐसे ही रखते हैं। तो 5 3 8 इसका उत्तर हो गया। ऐसे ही -2 और माइनस का यहाँ पर -7, इसको आपसे कहा जाए सरल करिए, तो आप क्या करेंगे, अब आप देखिए यहाँ से -2 का +2 हो जाएगा, बीच वाला चिन्ह वैसे ही रखेंगे, -7 का +7 हो जाएगा। अब जो आएगा वही आंसर। आप फाइनल देखें 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, ये माइनस का 5 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या कहेंगे माइनस है। ये सब बातें आप जानते हैं। इसी तरीके से -18 माइनस यहाँ पर -15 कितना आएगा, 18 यहाँ प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस है, माइनस रखिए, ये भी प्लस हो जाएगा, 18 में से 15 जाएगा, 3 उत्तर हो जाएगा।
तो ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशंस दिए जा सकते हैं बस, और कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आता है तो आपको केवल इतना पता होना चाहिए बस होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है? समतुल्य परिमेय संख्या या समतुल्य भिन्न एक ही बात है। समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होंगी? देखिए किसी भी संख्या सपोज यहाँ पर कोई संख्या a बटा b है, इसमें हम कोई भी संख्या ले लें, मान लो m ले लें, यानी इससे गुणा करें ऊपर नीचे समान संख्या से, किसी भी भिन्न में अंश और हर में समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा करें तो प्राप्त होने वाली संख्या समतुल्य संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ प्राप्त क्या होगा, a इंटू एम और नीचे क्या होगा b इंटू एम, ये जो मिला ये समतुल्य परिमेय। अब इसको ऐसे न समझ के उदाहरण से समझिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे हम आपसे कहें कि 2/5 इसकी समतुल्य परिमेय संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 से ऊपर भी 2 से नीचे भी गुणा कर दिए तो ये 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। ये जो 4/10 है ये क्या है, 2/5 का की समतुल्य परिमेय संख्या है। ठीक, अगर ऐसे ही 3/7 लिखा है, इसकी कोई समतुल्य परिमेय संख्या बतानी, मान लीजिए हमने 3 से ऊपर भी 3 से नीचे भी कर दिया, 3 3 9 7 3 21, तो ये जो 3/7 की समतुल्य परिमेय संख्या 9/21। देखिए ये बात याद रखिए कि किसी भी परिमेय संख्या या भिन्न में अंश और हर में समान संख्या से, समान संख्या वो कोई भी हो, जैसे हमने यहाँ देखिए 2 से गुणा किया, यहाँ 3 से किया, हम किसी से भी करें तो प्राप्त होने वाली संख्या हमेशा पहले वाली संख्या की समतुल्य संख्या कहलाती है। दोनों संख्या एक दूसरे की समतुल्य संख्या होती है, ये भी इसकी और ये भी इसकी। ये भी ध्यान रखें, जैसे कहीं पर 9/21 लिखा है तो इसको सरल करेंगे, 3 3 9 3 7 21, तो क्या आएगा 3/7। अगर हम संख्याओं को सरल करें और उनके मान समान हो तो वो सभी संख्याएं भी समतुल्य होती हैं। समतुल्य मतलब समान होती हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पहले तो इसी को हम समझ लेते जो कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, फिर वो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आपके मन में डाउट होगा कई बच्चों के मन में, जैसे मान लीजिए -2/3 है, अब हमें इसकी समतुल्य परिमेय संख्या करनी, तो हमने एक बार 2 से गुणा किया तो हमें मिला इस संख्या में, देखिए हमारी जो संख्या -2/3, इसमें हमने 2 से गुणा किया तो ये -4/3 दूनी 6 आ गया। इसी -2/3 में अगर हम ऊपर 3 से और नीचे 3 से गुणा करेंगे तो -6/9 आ जाएगा। इसी -2/3 में ऊपर 4 से नीचे 4 से गुणा करेंगे तो -8/12 आ जाएगा। इसी -2/3 में ऊपर 5 से नीचे 5 से गुणा करें तो -10/15 हो जाएगा। ये सभी संख्या जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये सभी संख्याएं क्या है, समतुल्य संख्याएं हैं, एक दूसरे की समतुल्य। इस -2/3 की भी समतुल्य संख्या है और ये आपस में भी समतुल्य है, क्योंकि इनको जब भी सरल करेंगे, काटेंगे तो -2/3 सबका मान -2/3 ही तो आएगा कटने के बाद। तो ये सभी संख्याएं समतुल्य हैं आपस में। ठीक है, ध्यान रखें। अब इसी तरीके से जैसे मान लीजिए, अब भाई आप देखिए इसी को देख लीजिए, ये वाली संख्या है -10/15, आप 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, -2/3 ही तो आ गया। इसको भी काटिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये भी -2/3। 2 से काटिए, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये भी -2/3। मतलब इन सभी के मान तो -2/3 ही है। यानी जब भिन्नों को हम सरल करें और उन सबके मान समान हो तो ऐसी सभी भिन्ने या ऐसी सभी परिमेय संख्याएं समतुल्य परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं हम कुछ टाइम के लिए एक संख्या है 5/7, इसकी 3 समतुल्य संख्याएं लिखिए, अगर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, एक बार 2 से गुणा कर देंगे तो 10/14 आ गया। एक बार 5/7 में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 15/21 आ गया। एक बार 5/7 में 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 20/28 आ गया। ये संख्याएं जो है ये 5/7 की समतुल्य संख्याएं हैं। ठीक, 5/7 की 3 समतुल्य संख्याएं क्या है, ये आ गई। हमने क्या किया, समान संख्याओं से अलग अलग ऊपर नीचे दोनों गुणा कर दिया, तो 5/7 की 3 समतुल्य संख्याएं आपके सामने आ गई। तो आप समझ गए होंगे समतुल्य संख्याएं क्या होती हैं, आराम से आप समझ गए होंगे। जैसे आपको एक उदाहरण दे दिया जाए -12/18 और कहा जाए इसके ऑप्शन दे दिए जाए कि इसकी समतुल्य परिमेय संख्या कौन होगी, और आपको लिख दिया जाए 2/3, -2/3, 3/2 और D 5/6, ये 4 ऑप्शन है। तो आप इसमें किसको टिक करेंगे? क्वेश्चन है -12/18 की समतुल्य भिन्न या समतुल्य परिमेय संख्या, जो भी पूछ ले एक ही बात है, संख्या क्या है। तो आप क्या करेंगे, इसको सरल कर दीजिए।
देखिए सरल हो रहा है तो सरल कर दीजिए। अगर गुणा हो के इसमें जैसे 12 और 18 से बड़ी संख्याएं होती 24 और 36 तो उसको गुणा करके देख लेते। यहाँ तो इससे छोटी संख्या है तो काट के देखेंगे, सरल करेंगे। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 कट गया तो -2/3 सरल होके आ गया। देखिए ऑप्शन बी पार्ट में दिया गया, ये आपका राइट आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। समतुल्य संख्याएं सरल करके भी एकदम सरलतम रूप भिन्न का मिल जाए तो वो भी समतुल्य है, और गुणा करके नई संख्या प्राप्त करें तो भी सरल वो समतुल्य संख्या कहलाती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, परिमेय संख्या -5/4 और 7/-9 में कौन बड़ा है? -5/4 तथा 7/-9 में कौन बड़ा? आप एक चीज ध्यान रखिए, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो किसी भी भिन्न में माइनस चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे, वो भिन्न ऋणात्मक भिन्न कही जाती है। इसलिए हम इस माइनस को नीचे ना करके ऊपर कर लेंगे अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। चाहे ऊपर लिखे माइनस लिखे, ऊपर लिखे या नीचे लिखे, कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो ये आप पहले तो आपने ऐसे कर लिया। अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है ये देखने के लिए इन भिन्नों का हर बराबर होना चाहिए। पहले हर बराबर करें तो देख सकते हैं एक तरीका, और एक आसान तरीका भी है। पहले हम हर बराबर करके करते हैं, तो हर बराबर में 9 और 4 का आपको लासा लेना पड़ेगा। 4 और 9 का लासा आप लेंगे तो 2 दूनी 4, ऐसे आप करेंगे 2 1 कम 2, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 1 कम 3, ऐसे करेंगे। फिर 2 दूनी 4 3 12 3 36, एलसीएम आएगा 36। ये सब आप जानते भी है निकालना। तो जैसे आपने देखा कि 9 और 4 का लासा 36 है, तो -5/4 और -7/9 कि हरों को हम 36 कैसे बनाएंगे? 4 को 36 बनाने के लिए 9 से गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों गुणा किया जाता है, आप जानते हैं। 9 को 36 बनाने के लिए 9 चौके 36 तो ऊपर भी 4 से गुणा। ये आपका आया -45/36, ये आपका आया -28/36। अब आप देख लीजिए हर और अंश जब हर बराबर हो जाए तो बड़ा छोटा बताया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल सावधानी से ध्यान से करें, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं में, जैसे मैं आपसे कभी पूछूं -2 बड़ा है कि -3, तो ऋणात्मक संख्याओं में जो जितना छोटा दिखता है वही बड़ा माना जाता है। धनात्मक संख्या होती 2 और 3 में कौन बड़ा, तो हम कहते हैं 3 बड़ा। लेकिन -2 और -3 में कौन बड़ा, तो जो जितना कम ऋणात्मक होगा, जैसे आपके पास जितना कम कर्जा होगा आप उतने अमीर माने जाएंगे। 2 मित्र है, एक के पास 5,000 का कर्जा है और एक के पास 2,000 का कर्जा है, तो कौन बड़ा होगा? ये वाला। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ऋणात्मक में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा, क्योंकि वो ऋण में बढ़ रहा है, पहले ही वो ऋणात्मक है ही है। तो ऋण में जितना बढ़ते जाएंगे उतना छोटा होते जाएंगे, उतना कम वैल्यू होगी। तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो यहाँ 2 ऋणात्मक संख्या ऊपर -45, यहाँ -28, क्योंकि हर तो बराबर हो चुका। कौन बड़ा है? तो -28 बड़ा, क्योंकि ये ऋण का छोटी संख्या है, तो ये वाली संख्या बड़ी है। तो ये बड़ी, ये किसको बदल के आया? इसी को तो बदल के ये मिला, इसका मतलब ये वाली संख्या बड़ी हो गई। -7 इसका उत्तर हो गया -7/9 बड़ी भिन्न है या बड़ी परिमेय संख्या है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो आप कैसे हुआ ये भी आपने देख लिया। अब इसको करने का एक शॉर्ट तरीका होता है ऐसे प्रश्नों का। 2 भिन्न जब होता तो आप देखिए इसमें केवल आप क्या करिए, ऐसे लिखिए और इसको इससे गुणा कर दीजिए, -9 × 5 = 45, और इसको इससे कर दीजिए -7 × 4 = 28, 4 को 7 से। अब आप देख रहे हैं कि किस तरफ बड़ी संख्या है, तो ये वाली बड़ी संख्या, क्योंकि ऋणात्मक में जो जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है। इस तरफ बड़ी है तो ये वाली संख्या बड़ी है। आंसर मिल गया आपको। ऐसे कभी आपको 2/3, 5/7 ऐसे लिखा है। अब आपसे कहा जाए कौन बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, इसको इधर गुणा कर दीजिए, 14 आया, 2 से 14, 3 को 5 से कर दीजिए, उधर लिख दीजिए 15 आया। तो देखिए कौन बड़ा है, तो आप जाहिर सी बात इधर वाला बड़ा है, तो ये इसमें इन दोनों भिन्नों में ये बड़ा है। अब आप करके भी देखना चाहे तो देख लीजिए भाई, 2/3 5/7 हर बराबर करेंगे तो 21 होगा, इसमें 7 से गुणा होगा, इसमें 3 से गुणा होगा, तो ये 7 दूनी 14/21, ये 15/21। कौन बड़ा है? साफ साफ यही बड़ा है, तो इधर वाली संख्या हमने बड़ी की। तो इस तरीके से आप बड़ी छोटी भिन्न आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 और आखिरी पार्ट। जब आपको ऐसे 3-4 संख्याएं दी हो, जैसे -5/-9 है, तो आप इसका माइनस ऊपर ही कर दीजिए। इसी के बाद लिखा है -7/12, और इसी के बाद अगली संख्या है -2/3। अब ये एक और संख्या, सॉरी, -7/12 और एक है 7/12, 7/-18। तो
तो इस -18 को ऊपर ही ले लीजिए। जो जो संख्या माइनस नीचे है, 5/-9 था, मैंने माइनस ऊपर ले लिया। 7 -7/12 ठीक है। 7/-18 था, माइनस ऊपर ले लिया। और -2/3, ये 4 संख्याएं आपके पास है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप केवल और केवल ये 9, 12, 18 और 3 का लासा लेंगे। लासा लेना आपको बहुत आसानी से आता है। आप 2 से पहले करेंगे, इस तरीके से लासा लिखेंगे। तो 2 से करेंगे तो 9 ऐसे रहेगा, 2 छंग 12, 2 9 18, 3 ऐसे रहेगा। फिर 2 से आप करेंगे, 2 3 6, 9 और 3, फिर 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 3 9, फिर 3 से आप करेंगे तो आपका आया 2 दूनी 4 3 12 3 36, यानी एलसीएम जो आया वो 36 आया। आप इन सबको 36 कर सकते हैं। वैसे भी पता भी था छोटी संख्या थी, तो सबको 36 बनाएंगे हम। तो कैसे बनाएंगे भाई, 9 को 36 बनाने के लिए 4 से इसमें ऊपर नीचे गुणा होगा, ये हो जाएगा। इसमें 12 को 36 बनाने के लिए 12 3 36, 3 से तो ऊपर भी 3 से गुणा। यहाँ पर -7/18 को 36 बनाएंगे तो 18 गुना 36 होता है, तो ऊपर भी 2 से गुणा। -2/3 को 36 बनाएंगे तो 12 से करेंगे, 12 3 36 होता है, तो ऊपर नीचे दोनों 12 से गुणा। अब आप देखेंगे ये आया -20/36, 5 की 20 हो जाएगा। ये -21/36, ये -14/36 और ये माइनस का 24, 12 गुना 24/36। अब आप इसमें बड़ा छोटा सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको कौन से क्रम में लिखना था, इसको अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटता क्रम। घटता क्रम का मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो आप देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, क्योंकि सभी ऋणात्मक है, तो जो सबसे छोटा जिसका हर दिख रहा होगा वही सबसे बड़ा होगा। अभी मैंने आपको बताया कि -2 और -5 में कौन छोटा होगा, तो आपको पता है कि -5 छोटा होगा। कौन सबसे बड़ा होगा, तो -2 सबसे बड़ा। ऋणात्मक में जो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा माना जाता है। तो ऋण संख्या है, जो सबसे बड़ी होगी वही सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ी संख्या आपको ये दिख रही है, देखिए। ठीक, आपको अवरोही में लिखना है तो सबसे बड़ा पहले आपको ये लिखना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, किसी भी संख्या में जब सभी ऋणात्मक होती तो इसी तरीके से सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी ये दिख रही है तो ये सबसे छोटी होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी दिख रही है तो इसको हम सबसे छोटी कहेंगे, क्योंकि जिसका भी अंश सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। अब कौन सबसे छोटा कौन दिख रहा है, तो सबसे छोटा ये वाला दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, जो सबसे छोटा है ऋणात्मक में वही सबसे बड़ा है, हमें अवरोही लेना है। तो सबसे छोटा ये है, लेकिन क्योंकि ऋणात्मक संख्या है सबसे छोटी, इसलिए ये सबसे बड़ा माना जाएगा। तो आप क्या करेंगे, किसका बदला हुआ रूप है, -7/18, ये आपकी सबसे छोटी है। फिर इससे छोटी कौन सी आएगी, फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा, 20 वाले का नंबर आएगा, है ना, 20 वाले का ही तो आएगा। फिर 21 और फिर 24, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे छोटी आएगी -20/36, जो कि है किसका, -5/9 का। और फिर किसका आएगा, 21 का, जो है -7/12 का। और फिर कौन आएगा लास्ट में, अल्टीमेटली -2/3, सबसे छोटी वो होगी। यानी ये सबसे बड़ी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आपका क्रम हो गया अवरोही। आरोही क्रम होता, तो आरोही क्रम जब हम लिखते तो बढ़ते क्रम में लिखते। अगर हमें आरोही क्रम यही पूछा गया होता तो कॉन्सेप्ट तो यही रहता, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटी भिन्न पहले लिखते, यानी कि -2/3 सबसे पहले लिखते। फिर इसके बाद कौन आता, फिर ये वाला आता, तो -7/12 लिखते, है ना, ये वाला आता। फिर ये वाला आता तो -5/9 लिखते। फिर कौन सा लिखते, -7/18 लिखते। इस तरीके से फिर करते हैं। तो ये आपके आरोही और अवरोही क्रम है, जिनको आप अच्छे से समझ गए होंगे। और मुझे आशा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बातें समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले हम दी गई भिन्नों के हर बराबर कर लेते हैं, और फिर हम बड़ा छोटा सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कोई भी 7/9 है और 2/3 है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इनके हर बराबर करेंगे। तो एक तरीका तो हर वाला है, 2 ही भिन्न है, और 3 4 हो तब भी आप ऐसे ही हर बराबर करें। तो 9 में यहाँ 9 बना ही सकते, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, ये ऐसे रहने दीजिए भाई। 9 और 3 का लासा भी लेंगे तो 9 ही आएगा। और इसमें आपका हो गया 3 दूनी 6, 6/9। अब आपको कौन बड़ा दिख रहा है, क्योंकि हर बराबर ये बड़ा दिख रहा है, तो ये वाला बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब ये वाले संख्या इन दोनों में बड़ी है। ठीक है, इस तरीके से बड़े छोटे का काम आप कर लेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगले पार्ट में आपको कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस और जो आपके कॉन्सेप्ट्स बचे हैं उनको करा दिया जाएगा, और अच्छे से आप इनको कर पाएंगे, समझ पाएंगे। मुझे आशा है कि आपको ये सभी चीजें बहुत डिटेल में समझ में आ रही होंगी। सो आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ते रहे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।